नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम जौनपुर के इतिहास को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे बहलोल लोदी ने जौनपुर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और जौनपुर का जो इतिहास है वह इतिहास हम ब्रिटिश काल तक देखने का प्रयास करेंगे कि वह किस प्रकार से बदलता गया। यह टॉपिक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत के बाद जब आप मुगल वंश को पढ़ेंगे तो उसमें जौनपुर की जो स्थिति है वह किस प्रकार से बदलती रही उसे हमें समझना काफी जरूरी होगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वह धीरे धीरे बाद में नियंत्रण में कैसे आएंगी, उनका एक जो एक्सपीरियंस है वह आप इससे समझ सकते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं जौनपुर के इतिहास को। जब हम जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों से बहुत फेमस है। इसकी जो स्थापना हुई वह बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है वह भी अभी हम समझेंगे। तो 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप ध्यान रखेंगे। इसके नाम पर अपने भाई जौना खान के नाम पर जौनपुर की स्थापना की थी। तो अपने भाई जौना खान के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। यह एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। बाद में जब तुगलक वंश कमजोर पड़ता है और एक नया वंश उदित होता है, शर्की वंश 1394 से लेकर 1479 तक यह शासन को चलाता है। तो जब शर्की वंश उदित होता है तो यह एक अलग शाखा के रूप में स्थापित हो जाता है। यानी कि जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी तो एक व्यक्ति है मलिक सरवर। इस मलिक सरवर ने शर्की वंश की स्थापना कर दी जौनपुर में। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि यह जो मलिक सरवर है यह दिल्ली सल्तनत के अधीन पहले एक अधिकारी था। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी तो इसने अपनी स्वतंत्र शाखा स्थापित की और शर्की वंश की स्थापना कर दी। मोहम्मद शाह तुगलक ने मलिक उश शर्क यानी पूर्व के सिराज की संज्ञा दी किसे, जौनपुर को, जो कि शर्की वंश के अधीन था। जौनपुर अपनी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्थापत्य कला के लिए फेमस हुआ। कब? शर्की वंश के दौरान। और शर्की वंश का जो एक सुल्तान है इब्राहिम शाह शर्की, जो कि 1401 से 1440 तक शासन चलाता है। इसी के समय जौनपुर में बहुत सारे विकास हुए। जौनपुर इसके समय में मुस्लिम विद्या का एक केंद्र बन गया, यानी कि जो मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था है उसका विकास जौनपुर में बहुत तेजी के साथ होता है। जो शरिया है उसको बहुत अच्छे से यहाँ समझाया जाता है, यानी कि एक मुस्लिम विद्या का केंद्र बन गया कौन? जौनपुर। और बहुत सारे निर्माण कार्य भी जौनपुर में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे टाला मस्जिद, जामा मस्जिद, झाझरी मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद। यह सारी मस्जिदें बहुत फेमस है, बार बार पूछी जाती हैं। तो जब इब्राहिम शाह शर्की का शासनकाल था तो उस समय जौनपुर में बहुत सारे विकास कार्य हुए, यानी कि स्थापत्य कला का जौनपुर में बहुत विकास हुआ। तो स्थापना की है तुगलक वंश ने। तुगलक वंश में भी फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आएगा यहाँ शर्की वंश। बाद में जो बहलोल लोदी है, लोदी वंश का संस्थापक, अब यह जौनपुर पर अधिकार करेगा। तो जब शर्की वंश का शासन है और शर्की वंश का शासन जब कमजोर हो जाता है, हमने देखा कि शर्की वंश ने अपनी स्वतंत्र शाखा स्थापित की थी दिल्ली सल्तनत से अलग होकर। लेकिन जब शर्की वंश कमजोर हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली है, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है, उस पर एक नया वंश स्थापित हो रहा है, लोदी वंश, जिसकी स्थापना कौन कर रहा है? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना करता है और शर्की वंश इस समय कमजोर हो चुका है। तो इसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की इसने, बहलोल लोदी ने, और जौनपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन यहाँ आप अंतर ध्यान रखेंगे। अंतर क्या? जौनपुर पर इसने हमला किया और उस समय शासक था हुसैन शाह शर्की, यानी कि 1479 में जौनपुर पर इसने हमला किया। शासक उस समय है हुसैन शाह शर्की और एक बड़ी सेना के साथ यह हमला किया जाता है और जौनपुर पर आक्रमण होता है। लेकिन इस आक्रमण के बाद जो शर्की वंश है वह हार तो जाता है, यानी जो हुसैन शाह शर्की है वह हार जाता है और हार कर जौनपुर से भाग जाता है। लेकिन जौनपुर पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आता है बहलोल लोदी के। तो जौनपुर पर लोदी वंश का एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाता है और जौनपुर लोदी वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगा, यह आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जौनपुर कैसे लोदी वंश के अंतर्गत आ गया। लेकिन अभी हमने पीछे एक शब्द देखा कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है यह हमको समझना होगा। दरअसल जो यह सिराज शब्द है, यह शब्द है ईरान का। मतलब ईरान का एक शहर है सिराज और जौनपुर का जो कंपैरिजन है वह इसी सिराज के साथ किया जाता है। तो ईरान का यह एक शहर है, कौन सा?
सिराज जो कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और शैक्षणिक तीनों रूपों से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से जो जौनपुर है उसका भी विकास होता है। वहां पर भी दो अलग अलग संस्कृतियां यानी हिंदू मुस्लिम संस्कृतियां मिलती हैं। दूसरा जो स्थापत्य कला है उसका बहुत विकास होता है और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनता है जौनपुर। इसी तरह कौन था? सिराज यानी कि शिराज शहर जो कि ईरान में था। यह भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। तो जौनपुर को जब हम देख रहे हैं तो शिक्षा और विद्या दोनों का केंद्र है। यहाँ पर जो विद्यालय हैं वह भी बड़ी मात्रा में बन रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ स्थापित हो रही है। तो जब सरकी वंश का शासनकाल है उस समय भी हम देखते हैं कि यहाँ सांस्कृतिक विकास हो रहा है, मदरसे बन रहे हैं और यहाँ के जो शिक्षक है वह पूरे भारत में और उसके अलावा जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वहां तक जाते हैं। तो जौनपुर जो है शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उदित होता है, जैसा स्थान सिराज का है। वहीं जो सिराज है यह भी मध्यकालीन ईरान का एक प्रमुख शैक्षणिक और साहित्यिक केंद्र है। तो दोनों में समानता आप समझ रहे होंगे। दूसरा, कला और साहित्य का जो उत्कर्ष है, यानी कि जौनपुर में भी कला और साहित्य का बहुत विकास होता है और यहाँ के जो कवि हैं, विद्वान हैं, कलाकार हैं, यह बहुत फेमस है। कला और साहित्य का भी विकास जौनपुर में बड़ी मात्रा में हो रहा था। इसी तरह का विकास ईरान में भी हो रहा था, स्पेशली सिराज में। तो यहाँ हम सिराज से कंपेयर कर रहे हैं। तो जौनपुर में विकास हो रहा है साहित्य का। इसी तरह जौनपुर ने बहुत सारे साहित्यकारों को, बहुत सारे कलाकारों को, कला को, इन सब को संरक्षण दिया। यही सब कुछ कहा था सिराज में भी। जौनपुर स्थापत्य कला का भी एक प्रमुख केंद्र था और इसमें स्पेशली इंडो इस्लामिक वास्तुकला है, वह कला बहुत फेमस थी। यहाँ पर मस्जिदें बनी जो कि शर्की वंश के दौरान बनाई गई और वास्तुकला जो है इन मस्जिदों में हमको बहुत फेमस दिखती हैं। तो स्थापत्य कला का विकास होता है कहाँ? जौनपुर में। जो सांस्कृतिक समाज है जौनपुर का यह भी हमको बहुत समृद्ध दिखता है। यहाँ पर हिंदू और इस्लाम दोनों परंपराएं एक साथ चलती हैं और इनके संगम से एक नई परंपरा विकसित होती है। इसमें आप ऐड करेंगे सूफी परंपरा को भी। तो सूफी परंपरा, हिंदू परंपरा और आपकी इस्लाम की परंपरा, यह तीनों परंपराएं जौनपुर में एक साथ चल रही थी और इससे जौनपुर एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा था। जैसे सिराज था। सिराज क्या था? सिराज में भी बहुत सांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज था। यहाँ पर फारसी समाज, सूफी समाज और पारसी समाज, यह तीनों समाज थे, आपस में मिले हुए थे और यहाँ पर भी बहुत समृद्ध सांस्कृतिक व्यवस्था थी। जो शाही संरक्षण है वह भी हम देखते हैं कि जो जौनपुर का क्षेत्र है यहाँ के राजा भी देते हैं और जो सिराज है ईरान का, यहाँ के राजा भी सूफी संतों को, विद्वानों को, साहित्यकारों को, वास्तुकारों को, इन सब को संरक्षण देते हैं। तो दोनों में समानता आप देख रहे होंगे। इसीलिए जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जब हम बात करते हैं ईरान में सिराज की, तो जैसी विशेषताएं हमने जौनपुर में देखी यही विशेषताएं हमको सिराज में भी दिखती है। सिराज को कवियों का शहर, गुलाबों का और बुलबुलों का शहर कहा जाता है। यह फारसी संस्कृति और सूफी संस्कृति का मिला जुला केंद्र था। एक बहुत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर था। यहाँ पर बहुत सारे कवि रहते थे और इसी कारण से इसे कवियों का शहर कहा जाता था। तो महान फारसी कवियों का यह घर था। हाफिज, सादी, ऐसे बड़े बड़े विद्वान कवि यहाँ हमको दिखते हैं। जो आपके हाफिज हैं यह ज्यादा फेमस है किसके लिए? प्रेम और आध्यात्मिक ग्रंथों के लिए। तो इनके जो ग्रंथ है वह ज्यादातर प्रेम पे डिपेंडेंट है या फिर उनमें जो चर्चा है वह आध्यात्म की चर्चा है। इसी तरह जो सादी है यह भी नैतिकता यानी एथिकल वैल्यूज और जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनकी बात करते हैं। उस पर इनके ग्रंथ हमको बहुत ज्यादा फेमस मिलते हैं। जैसे गुलिस्ता और बोस्ता, ये जो ग्रंथ हैं सादी के, बहुत फेमस है। तो साहित्य का और काव्य का केंद्र था सिराज। इसी तरह से जो यहाँ पर कृतियां होती थी यानी कि जो रचनाएं की जाती थी वह रचनाएं ना केवल ईरान में बल्कि पूरे विश्व में फेमस थी। इसी तरह हमने बात की जौनपुर की भी कि जौनपुर के जो विद्वान हैं वह विद्वान ना केवल भारत में बल्कि मध्य एशिया में भी काफी फेमस हैं। तो हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं। सिराज यह भी शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर भी बहुत सारे मदरसे थे। इस्लामी सभ्यता में यह एक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ की स्थापत्य कला, वास्तुकला वह भी बहुत विकसित थी। जैसे यहाँ का जो नासिर अल मुल्क मस्जिद है, इसको गुलाबी मस्जिद भी कहा जाता है। अर्जद किला है, हाफिज मकबरा है, यह सब कुछ बहुत फेमस है स्थापत्य कला के रूप में। इसी तरह से जैसे हमने जौनपुर में बात की कि वहां पर इंडो इस्लामिक जो सभ्यता है वह बहुत फेमस है। जो हिंदू और मुस्लिम सभ्यता है वह सभ्यता भी बहुत फेमस है। सूफीवाद भी फेमस है। तो मिला जुला जो सांस्कृतिक समाज है वह हमको जौनपुर में दिख रहा था।
इसी तरह का समाज हमको सिराज में भी दिख रहा है। वहां पर भी इस्लामी वास्तुकला, फारसी वास्तुकला और जो सूफी वास्तुकला है उसका प्रभाव हमको दिखता है। धर्म का भी विकास यहाँ काफी बेहतर स्तर पर है, क्योंकि धार्मिक जो सहिष्णुता है वह हमको स्पष्ट रूप से दिखती है। यहाँ पर सूफीवाद और इस्लाम यह बड़ी मात्रा में यहाँ विकसित हुए हैं। तो जौनपुर को सिराज क्यों कहा जाता है पूर्व का, वह आपने ठीक से समझा होगा। इस सिराज शहर है ईरान का, यह भी फेमस है अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के केंद्र के रूप में, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता के केंद्र के रूप में। और जौनपुर भी इसी तरह हमको दिखता है। तो अब हम जौनपुर के इतिहास को आगे देखते हैं। हमने बात की लोधी वंश की, और बहलोल लोधी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन पूरी तरह से अधिकार स्थापित नहीं होगा, यह आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह लोधी या फिर सिकंदर लोधी। तो यह जो सिकंदर लोधी है यह जौनपुर को अपना मुख्यालय बनाएगा, और वहां पर प्रशासनिक सुधार अब बड़ी मात्रा में होंगे, जिससे जो जौनपुर है वह एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में उदित हो जाता है। तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में जौनपुर ज्यादा कंट्रोल में आता है, और मुख्यालय बनाया जाता है दिल्ली सल्तनत का। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की जो योजनाएं हैं, जो उनके प्लान्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में काफी मदद मिल रही थी। उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक है। इसने जो शासन व्यवस्था है उसको और मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम लोधी के समय हम देखेंगे कि जो विवाद हैं, विरोध हैं, वह बहुत तेजी के साथ होने लगेंगे। तो उसका प्रभाव हमको जौनपुर में भी दिखने को मिलेगा। इस समय जौनपुर, यानी कि जब लोधी वंश जाएगा तो जौनपुर कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की पकड़ से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब आएगा मुगल वंश, और मुगल वंश जब इब्राहिम लोधी को बाबर हराएगा, तो बाबर के हराने के बाद यह जो आपका जौनपुर है यह भी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि कुछ समय के लिए स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब मुगल वंश स्थापित हो जाएगा तो जौनपुर फिर से दिल्ली सल्तनत, यानी कि जिसका कंट्रोल है उस समय दिल्ली पर मुगल वंश, तो उसके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर मुगल वंश के दौरान अगर हम जौनपुर को देखते हैं तो बाबर जब आएगा तो बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में, जो कि 1526 में हुई, उसमें इब्राहिम लोधी को हरा देगा और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेगा। लोधी वंश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब इसने लोधी वंश को समाप्त कर दिया तो लोधी वंश के जो क्षेत्र हैं उन पर भी अधिकार स्थापित करेगा। हमने देखा कि जौनपुर लोधी वंश के कंट्रोल में है। बहलोल लोधी ने पहले हमला किया, सिकंदर लोधी ने कंट्रोल किया, और उसको सिकंदर लोधी ने प्रशासनिक केंद्र बनाया। बाद में जब इब्राहिम लोधी का काल आता है तो कुछ हद तक कमजोर पड़ता है जो कंट्रोल है जौनपुर पर, लेकिन फिर से वह स्थापित हो जाता है मुगलों के आक्रमण से। मुगलों के आक्रमण, यानी कि जो बाबर का आक्रमण है, उसके दौरान जौनपुर फिर से कंट्रोल में आ जाता है दिल्ली सल्तनत के, यानी कि उस समय के मुगल शासन के। लेकिन बाबर ने जौनपुर पर कब्जा नहीं किया। यह तथ्य आप ध्यान रखेंगे। जौनपुर पूरी तरह से कब्जे में आएगा अकबर के शासनकाल के दौरान, लेकिन जो कंट्रोल है जौनपुर पर अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके बाद बाबर के आक्रमण के बाद तो हम देखते हैं जब हुमायूं का शासनकाल आता है। हुमायूं के शासनकाल में दो समय है, एक 1530 से 1540 का, फिर 1555 से 1556 का। यहाँ बीच में आएगा सूरी वंश, जिसकी स्थापना करेगा शेरशाह सूरी, वह हम आगे देखेंगे। तो हुमायूं का जब शासनकाल आएगा तो हुमायूं भी जौनपुर पर कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसे अपने अधिकार क्षेत्र में लाएगा। हालांकि कुछ समय हम देखते हैं कि जो जौनपुर है वह अफगान शासकों के कंट्रोल में चला जाता है, लेकिन हुमायूं जब दोबारा आएगा तब यह जौनपुर को फिर से अपने अधिकार मिलेगा और जौनपुर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो पहले जब हुमायूं आता है तो सूरी वंश उसको पराजित कर देता है, हुमायूं चला जाता है। जौनपुर पर कुछ समय के लिए अधिकार अफगानों का हो जाएगा, लेकिन जब हुमायूं दोबारा आएगा तो वह जौनपुर को फिर से अपने कंट्रोल में ले आएगा। तो इस तरह से जौनपुर फिर से मुगलों के कंट्रोल में आ जाता है। फिर शासनकाल आता है अकबर का 1556 से 1605 तक। इस समय जो जौनपुर है वह पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में आ जाता है। मुगल साम्राज्य यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। यहाँ पर शाही कंट्रोल व्यवस्था स्थापित होती है, मस्जिदों का निर्माण होता है, और अकबर के शासनकाल में इस क्षेत्र की संस्कृति में, धर्म में, इन सब में हस्तक्षेप किया गया, इनको परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। अब यहाँ से धीरे धीरे जौनपुर विद्रोह की स्थिति में भी आने लगेगा। तो अकबर के शासनकाल के दौरान जौनपुर पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया। फिर मुगल साम्राज्य जब चला जाएगा तब 1707 में मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो जाएगी एक तरह से, जब औरंगजेब की मृत्यु होगी। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। तो जौनपुर के केस में अगर हम देखें तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है
तो उसी समय से जौनपुर फ्री होने की या स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करने लगता है। जौनपुर शाही नियंत्रण से बाहर हो जाता है और बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे प्रशासक जौनपुर में नियुक्त हो जाते हैं। तब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर आगे बढ़ने लगता है, फिर समय आता है ब्रिटिश शासन का, यानी अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों ने 18वीं सदी में ब्रिटिश शासन व्यवस्था की स्थापना प्रारंभ की, स्पेशली 1757 के बाद, यानी कि प्लासी की लड़ाई के बाद। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारत में स्थापित होने लगती है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, जौनपुर आएगा 1764 में, जब होगी बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई के बाद जौनपुर चला जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ पर अपने नियम लागू करती है, अपनी तरह से परिवर्तन करती है। यहाँ की कृषि व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यह सब कुछ अंग्रेजों के नियम कानून के तहत बदलने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की जाती है, बहुत सारे सरकारी संस्थान बनाए जाते हैं और धीरे धीरे जौनपुर को ब्रिटिश शासन व्यवस्था के तहत बदला जाता है। लेकिन जौनपुर में विद्रोह प्रारंभ हो चुके थे और यह विद्रोह किसान विद्रोहों के रूप में भी दिखते हैं। तो जौनपुर भी धीरे धीरे विद्रोह की स्थिति में आ चुका था। फिर हम देखते हैं 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह में जौनपुर ने भी भाग लिया और जौनपुर बहुत प्रभावशाली तरीके से इस विद्रोह में शामिल हुआ। विद्रोह हालांकि असफल रहा, लेकिन जौनपुर में जो जन जागरूकता है उसका विकास बहुत तेजी के साथ होता है और 1857 के विद्रोह के बाद जौनपुर बार बार यह कोशिश करता है कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो सके। तो मुगल साम्राज्य के बाद हमने देखा कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था स्थापित हुई और जौनपुर 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंट्रोल में आया था किसके? अंग्रेजों के। यह तथ्य आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में भी जौनपुर भाग लेता है और जब देश आजाद होता है तो जौनपुर भी आजाद होता है। तो इस तरह हमने समझा कि जौनपुर का पूरा इतिहास क्या है, पूर्व का सिराज जौनपुर को क्यों कहा जाता है और जौनपुर कैसे कैसे किस शासन व्यवस्था के कंट्रोल में आया और कैसे वह एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।